प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के तहत एक महत्वपूर्ण डिजीज रेड रोट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न रोग। इसका सबसे पहले वितरण एवं महत्व, यानी गन्ने को सबसे पहले वेंट ने खोजा था 1893 में, जो जावा में इसको खोजा था। और उसके बाद ये रोग समस्त गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पाया गया, पूरे विश्व में पाया गया। भारत में इस रोग की खोज 1901 में बार्बर ने मद्रास की गोदावरी नदी के तटों पर की और ये महामारी के रूप में भारत में 1939 से 40 के बीच में, 46 से 47 के बीच में उत्पन्न हुआ और इसके द्वारा लगभग 80,000 जो चीनी है उसको नुकसान किया गया इसके द्वारा। और आज भी उत्तर भारत के जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वहां भी ये रोग काफी व्यापक रूप से पाया जाता है और काफी हानि पहुंचाता है। हम इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग में जो प्राइमरी जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले वो वर्षा ऋतु के बाद में दिखाई देते हैं, यानी उस समय पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। यानी उससे पता लग जाएगा कि आपने जो गन्ना का जो प्लांट्स है उसमें कोई ना कोई डिजीज आ गई है। यानी गन्ने में जब सुक्रोज बनना प्रारंभ हो जाता है तब इसकी जो पत्ती है उसका रंग बदल जाता है और गन्ने के सिरे की जो तीसरी अथवा चौथी पत्ती है वो लटक जाती है। बाद में गन्ने की जो पूरी चोटी है प्लांट्स की पूरी मुरझा जाती है। और रोग के जो बाद में क्या होता है कि जो तने होते हैं उनका रंग फीका पड़ने लगता है, इनके जो तने के जो पर्व है वो सिकुड़ जाते हैं और इनका छिलका जो है अंदर की ओर चला जाता है। इस प्रकार गन्ने जो है बाहर में हल्के शीघ्र टूटने वाले तथा अनुलंबीय रूप से सिकुड़ जाते हैं। रोगी तने को लंबाई में जब चीर कर हम देखते हैं तो इस रोग के जो चिन्ह है वो स्पष्ट हमको दिखाई दिए जाते हैं। तने का जो पित है, जो मज्जा है, वो डल रेड कलर की दिखाई देती है। अगर लाल पित को हम चौड़ाई में काटते हैं तो सफेद क्षेत्रों की वहां पे क्रॉस बैंड हमको दिखाई देते हैं और जो क्रॉस बैंड हैं वही इस रोग का मुख्य सूचक है, रेड रोट का। और अगर मान लो जो इसका रोग कारक है उसका अधिक प्रभाव हो तो पित्त का जो कलर है वो लाल रंग से डर्टी ब्राउन कलर का हो जाता है। सफेद पट्टियां जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पित्त में कैविटीज बन जाती है जो कवक का घुसर और सफेद कवक जाल है और इस तरह से वो जो कैविटी है उसके अंदर कवक जाल पूरा फिल हो जाता है। रोगी के तनों में एक गंध सी आती है और जो गंध का कारण है एंजाइमेटिक क्रिया जो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं एल्कोहल में बदलने से उत्पन्न होती है। मौसम के अंत में रोगी तने की पर्वों के समीप कुछ सूक्ष्म मखमली काले रंग की बिंदु जैसी संरचनाएं बनती है जो कवक के एसरबुलस होते हैं। ये काले बिंदु रंग की संरचनाएं तने के सिकुड़े हुए भागों और पित्त पर भी उपस्थित होती है। रोग के लक्षण पत्ती की मध्य शिरा पर भी दिखाई देते हैं। पत्ती की मध्य शिरा गहरे लाल रंग की हो जाती है। इसके बीच बीच ऐश कलर्ड क्षेत्र बन जाते हैं और इसके अलावा इन उत्तकसई विषत्वों के बीच में छोटे छोटे काले रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और इन जो कवक के एसरबुलस होते हैं और एसरबुलस के अंदर बनते हैं कोनिडियम जो चूर्ण के समान पत्तियों में फैले रहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप ये चीज देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये इन्फेक्टेड लीफ है जहाँ पे एसरबुलस बने हुए हैं। ये ब्लैक डॉट्स हैं, ये नोड इंटरनोड है, नेक ये लिशंस है, यहाँ पे मिडरिफ है, ये एसरबुलाई है यहाँ पे जो बने हुए हैं हर जगह पे। जहाँ पे अभी इंटरनल सिम्टम में ये डल रेड पित विद कैविटीज बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर इनका हम अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी अध्ययन तो इसे दिखाई देते हैं कोनिडिया यहाँ पे सीटा, ये पूरा सिम्टम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रोग कारक की बात करें तो रोग कारक इसका एक कवक है कोलेडोट्राइकम फाल्केटम। इसका जो विभाग माइकोटा वर्क्सिलियोमाइसिटीज कोलेडोट्राइकम फाल्केटम इसका कारक है। कवक परपोषी के भीतर प्रवेश करके तेजी से वृद्धि करता है और पटयुक्त सेप्टेट काचाभ हाइलाइन अंतराकोशिक एवं अंतःकोशिक कवक जाल बनाता है। आरंभ में कवक जाल के कवक तंतु बहुत धीमी गति से शाखाएं बनाते हैं
परंतु बाद में बहुत तेजी से ये डिवाइड होने लगते हैं। कुछ समय बाद वृद्धि करके पित्त और मज्जा में बहुत अधिक क्लेमिडाणु बीजाणु बन जाते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स मृदा में बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कवक जाल के कवक तंतु बाएं त्वचा के नीचे अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं और एक दूसरे से सटकर एक सघन मतलब वो बनाते हैं स्ट्रोमा, या उसे कहते हैं एसरवुलस। मैंने पहले भी जिक्र किया था, एसरवुलस में कुछ लंबी रोम जैसी संरचनाएं बनती है जो बाएं त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है। इन संरचनाओं को कहते हैं स्पोटिया व्रंथ या शीटी कहते हैं। यह 4 पटयुक्त पतले 100 से 200 माइक्रोन लंबे होते हैं। एसरवुलस में छोटे छोटे कोनिडियम धर एक दूसरे से सटे हुए बनते हैं, जिसको सिरों पर कोनिडियम लगे रहते हैं, जैसे कि वेव डायग्राम में हमने पहले देखा। ये कोनिडियम दांताकार या हाशियाकार 20 से 80 माइक्रोन लंबे और 5 से 7 माइक्रोन चौड़े होते हैं। इनके मध्य एक बड़ा तेल बिंदु होता है। इनका प्रकीर्णन कीट, वायु, वर्षा के जल अथवा सिंचाई के द्वारा होता है। क्लेमाइडोस्पोर बीजाणु जो हैं ये गोल होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं और कवक तंतु के खंडन द्वारा पित्त पैरेन्काइमा से बनते हैं। कोनिडियम धर बहुत थोड़े समय तक जीवित रहते हैं और सदैव नीमी की उपस्थिति में अंकुरण करते हैं। अंकुरण के समय जननलिका बनाते हैं जो मृदा के संपर्क में आकर एक आस्कांग का निर्माण करती है। यह आस्कांग मोटी भित्ति वाला हो जाता है और क्लेमाइडोस्पोर की भांति कार्य करता है तथा क्लेमाइडोस्पोर अंकुरण करके नया कवक जाल का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं रोग चक्र की, डिजीज साइकिल की, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे जो इसका कवक जाल है मृदा में भी वृद्धि करने की क्षमता रखता है और एसरवुलस बना सकता है, माइसीलियम। ये कवक जाल मृदा में 3 से 4 माह तक जीवित रहता है। यदि रोगी गन्ने के बाग मृदा में दबे रह जाते हैं तो उनसे अगले वर्ष नई फसल पर रोग का संक्रमण हो सकता है। कोनिडियम धर बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। अदर रोग की वर्ष स्थायित्व का इनका कोई महत्व नहीं है, परंतु क्लेमाइडोस्पोर्स लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, अतः ये रोग को वर्ष स्थायी करने में सहायक होते हैं। इनका प्रकीर्णन सिंचाई के जल द्वारा एक खेत दूसरे खेत में हो सकता है। रोग का प्रसार मुख्य रूप से रोगी गन्ने से प्राप्त जो बीज के सेट्स हैं उनके द्वारा होता है। जब रोगी सेट्स को भूमि में बोते हैं तो उनसे रोगी पौधे उत्पन्न होते हैं। इन पौधों से बने कोनिडियम सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं तथा इनका प्रकीर्णन वायु, कीट, जल द्वारा होता है। जब कोनिडियम गन्ने में कीटों के द्वारा बनाए गए गांवों पर नवीन खुली पत्तियों पर जाकर गिरते हैं तो ये नीचे की ओर जो नोडल बड है उस पर पहुंच पर संक्रमण करते हैं। जो रेटून क्रॉप है उसमें भी ये जो कोनिडियम है वो रोग को स्थायी रखने में सहायक होते हैं। रोगी पौधे की पत्तियों पर बनी लाल मध्य शिराओं पर बहुत अधिक संख्या में एसरवुलस और क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं और यह संभावना भी मानी गई है कि जब रोगी पत्तियों पशुओं को खिलाई जाती है तो एसरवुलस और क्लेमाइडोस्पोर उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और बिना सती हुए खाद के साथ आग बाहर निकलकर खेत में पहुंच जाते हैं और नई फसल को रोग उत्पन्न करते हैं। ये इस तरह से ये रोग चक्र पूरा दिखाया गया है। इन सभी कंटेंट में इन पुस्तकों का सहारा लिया गया है वीपी सिंह, रामा पब्लिशिंग हाउस मेरठ का, और इमेज कंटेंट गूगल से अपलोड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं रोग के नियंत्रण की। रोग नियंत्रण में सबसे पहले खेत की सफाई। खेत की सफाई इस रोग का सबसे पहला उपाय है। अगर रोगी पौधे दिखाई दे तो उस पूरे पौधे को उखाड़ के जला देना चाहिए, ये सबसे उत्तम उपाय है। दूसरा है गन्ने के जो सेट्स हैं, हेल्थी सेट्स का प्रयोग हमें करना चाहिए ताकि जो नई फसल वो स्वस्थ आ सके। तीसरा है क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र द्वारा भी रोग को कम किया जा सकता है। कम से कम 2 या 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। जहां तक संभव हो गन्ने की फसल के लिए उचित जल निकास होना आवश्यक होता है। इसके अलावा
रोग रोधी किस्मों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जैसे किस्मों के नाम मैं बताऊं आपको, को 1082, को 1158, KL9, को 1261, को 1214, को 1053, 1336, 62101, 6225, BO34, BO47 आदि जो किस्में हैं उनको खेत में बोना चाहिए, ताकि इनको रोग इन्फेक्शन न कर सके। जो सेट्स हैं उनका हॉट एयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। जिन स्थानों पर गन्ने के बीज जो सेट्स हैं वहाँ पर ऊष्मवात उपसंचार संयंत्र की सुविधा उपलब्ध हो, उनको उपचारित करके बोने से इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी गन्ने को एक वायुरुद्ध कक्ष में 54 डिग्री सेंटीमीटर तक 8 घंटे तक रखते हैं, जिससे उसका कवक जाल निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो केमिकल के छिड़काव से भी इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। फसल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड युक्त कवकनाशी ब्लाइटॉक्स, पेरेनॉक्स इनके 10% का छिड़काव करके इसके पत्ते के इन्फेक्शन को भी कम किया जा सकता है। इस तरह से ये गन्ने का लाल सड़न रोग, तो इस रोग के द्वारा भी गन्ने को काफी नुकसान होता है, काफी सारी फसल खराब होती है। और इन सभी जो उपाय हैं रोग कंट्रोल के, जैसे फसल चक्र है, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग है, और ऊष्मवात उपचार है, छिड़काव है, विभिन्न कवकनाशकों का छिड़काव है, खेत की सफाई है, स्वस्थ जो सीड्स हैं या सेट्स हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से ही इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। इस रोग को कंट्रोल किए जाने से काफ़ी सारे जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और ये रोग आगे नहीं बढ़ेगा। इस रोग का जो कारक है मैंने पहले आपको बता ही दिया है, कोलोट्राइकम फाल्केटम। और इसका क्लासिफिकेशन में इसका जो किंगडम है माइकोटा, डिवीजन में माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटिना, वर्क्सिलोमाइसिटीज, गण मेलेनोकोएलीज, फैमिली मेलेनोकोएनिएसी और वंश कोलोट्राइकम, जाति फाल्केटम। इस तरह से इसका मैंने आपको वितरण एवं महत्व बता दिया, रोग के लक्षण बता दिए, रोग कारक जीव के बारे में बताया, इसके डायग्राम बताए। इसकी जो सेक्सुअल स्थिति है, हालांकि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती क्योंकि ये अपूर्ण कवक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा डिजीज साइकिल मैंने आपको बताई है, रोग नियंत्रण पूरा बता दिया। इस तरह से आपको ये पूरा याद करना है, परीक्षा उपयोगी है। और इसके लिए जो पुस्तक है, मानक पुस्तक उसका सहारा लिया है, वीपी सिंह की पुस्तक। ये है रमा पब्लिशिंग हाउस दिल्ली मेरठ की किताब है। इसको आप इसके रेफरेंस में पढ़ सकते हैं और इसका उपयोग किया जा सकता है। सभी को बहुत बहुत